हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको तृतीय वर्ष कला के प्रश्न पत्र पश्चिमी संसार के टॉपिक फ्रांस की क्रांति के बारे में बतलाऊँगी। जैसा कि आपने विगत वीडियोस में सुना है कि मैंने फ्रांस की क्रांति को नेपोलियन के द्वारा फ्रांस पर अधिकार तक पूरा डिस्कस कर लिया है। आज हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन कौन सी थी और उनका फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान रहा है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको फ्रांस के नेता मिराबो के बारे में बतलाऊंगी। मिराबो का काल है 1749 या 1749 से 1791 या 1791 तक का काल है और ये काल फ्रांस की क्रांति इसी काल के मध्य में हुई है। 9 मार्च 1749 को मिराबो ने एक कुलीन परिवार में जन्म लिया था। वह आरंभ से ही सर्वसाधारण के न्यायपूर्ण अधिकारों का समर्थक था। 1788-89 के स्टेट्स जनरल के चुनाव में वह तृतीय वर्ग का प्रतिनिधि चुना गया था। वह एक कुशल वक्ता था। समस्याओं को समझने और उसका समाधान ढूंढने की उसमें अनोखी क्षमता थी। इतिहासकार राइटर कैटलबी के अनुसार वह सिद्धांतवादी नहीं था, किसी नीति का दास नहीं था, वह किसी दल का नेता भी नहीं था, लेकिन वह व्यवहारिक, स्पष्ट और दूरदर्शी था। वह जनता की भलाई और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए राजा रानी का पक्ष ले सकता था और भीड़ का भी पक्ष ले सकता था। उसने राजा को भीड़ के आक्रमण से बचाया था। वह निरंकुशता का निंदक था किंतु राजतंत्र का समर्थक था। वह वैधानिक स्वतंत्रता का पक्ष लेता था किंतु शक्तिशाली कार्यपालिका भी रखना चाहता था। फ्रांस की क्रांति के आरंभिक 2 वर्षों में अर्थात 1789 से 1791 या 1789 से 1791 में मिराबो क्रांतिकारी गतिविधियों पर छाया रहा। जून 1789 में जब राजा ने तीनों स्टेट्स के संयुक्त अधिवेशन को आयोजित किया गया तो उसने विरोध किया और सबको सभा भवन खाली करने को कहा। तो तृतीय स्टेट्स के नेता के रूप में उसने इसका इस प्रकार से काफ़ी विरोध किया। वास्तव में मिराबो उग्र नीति के पालन का विरोधी था। वह निरंकुश राजतंत्र और जनता में समझौता कराना चाहता था, इसलिए राजा को सुधार करने के लिए वह निरंतर आग्रह करता रहता था। किंतु ना तो राजा ने मिराबो की भावना को समझा और ना ही राष्ट्रीय सभा को उसकी सीमित राजतंत्र की बात पसंद आई थी। 2 अप्रैल 1791 को मिराबो की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उसने टेलीरा से कहा था, राजतंत्र के अंतिम अवशेषों को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। कैटलबी ने भी मिराबो के संबंध में लिखा है, यदि वह जीवित रहता तो यह संभव था कि राजतंत्र को वो किसी हद तक बचा लेता और क्रांति को वैधानिक रास्ते की ओर या उस दिशा की ओर मोड़ देता। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिराबो का फ्रांस की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। नेक्स्ट जो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय पर जो प्रमुख नेता हुए वो थे जीन पॉल मारा। इनका समय काल है 1743 से 1793 तक। मारा एक कुशल वैज्ञानिक थे, लेखक थे और डॉक्टर थे। डॉक्टर के रूप में दक्षता प्राप्त करने और दूसरे भौतिक विज्ञान के रूप में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के कारण मारा को स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय से
विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। वह एक लंबे समय तक इंग्लैंड में ही रहा। मारा ने 1789 में स्टेट्स जनरल के चुनाव के अवसर पर फ्रांस की राजनीति में खुलकर भाग लिया। उसने निरंकुश शासन की कड़ी आलोचना की। वह साधारण वर्ग में शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया था। उसने ला अभी ओ पीपुल, ला अमी ओ या डो पीपुल, ला अमी ओ या डो पीपुल नामक समाचार पत्र निकालना आरंभ किया। इस पत्र के द्वारा मारा ने जनसाधारण को अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया था। मारा न केवल राजनीतिक दोषों की आलोचना करता था, बल्कि सामाजिक अन्याय के विरुद्ध भी उसने आवाज़ उठाई थी। शीघ्र ही अनेक कारीगर और मजदूर उसके अनुयायी बन गए। सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए मारा भयावह व्यवस्था उपस्थित करना चाहता था। उसने कहा कि 2,70,000 उच्च वर्ग के लोगों के सिर काट दिए जाएं तो साधारण वर्ग को तुरंत न्याय मिल सकता है। यह सुझाव कुलीनों को डराने के लिए बहुत अधिक था। आरंभ में मारा संवैधानिक राजतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के पक्ष में था। उसने फ्रांस के लिए इंग्लैंड के विधान को उपयुक्त बताया था। मारा किसी दल विशेष से संबंधित नहीं था। 1792 में वह दांतो और रॉबस्पियर के साथ जैकोबिन दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मारा ने नेशनल कन्वेंशन की सरकार द्वारा प्रतिपादित आतंक व्यवस्था में भी भाग लिया। मारा की कोई विशेष नीति या निश्चित कार्यक्रम नहीं था। लुई 16वें की फ्रांस से भागने की योजना के कारण मारा अत्यंत गुस्सा हो गया। वह लुई को फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु समझने लगा, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द रिवॉल्यूशन। इस घटना के बाद वह अपनी तानाशाही स्थापित करने की स्वप्न देखने लगा। वह मानने लगा कि शासन केंद्रित शक्ति से ही चल सकता है। 1792 में जैसे ही गणतंत्र स्थापित हुआ, वैसे ही वह उसका अंग बन गया। उसने अपने समाचार पत्र का नाम जनरल डी ला रिपब्लिक फ्रेंचाइज रख लिया। जनरल डी ला रिपब्लिक फ्रेंचाइज। मारा जिरोंदिस्तों का पक्का विरोधी था या विरोधी थी। 13 जुलाई 1793 को शार्लोट कोर्दे नामक जिरोंदिस्त महिला ने मारा की छुरा भोंककर हत्या कर दी। कैटलबी ने मारा के चरित्र का विश्लेषण करते हुए कहा है, यह व्यक्ति यद्यपि शब्दों का धनी था, किंतु उसमें बहुत सी त्रुटियां थीं। उसमें अंतर्दृष्टि का और संगठन की क्षमता का अभाव था। फिर भी फ्रांस के भाग्य निर्णायकों में उसका स्थान मिराबो और दांतों के बीच का है, जो कि मारा की इम्पोर्टेंस को बतलाता है। नेक्स्ट जो नेता फ्रांस की क्रांति के समय हुए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं जॉर्ज जैक्स दांतो। जॉर्ज जैक्स दांतो का समय काल 1759 से 1794 तक था। दांतो का जन्म एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। उसने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी और क्रांति के पूर्व कानूनवेत्ता के रूप में ख्याति अर्जित की थी। वह राजा का शाही परिषद के वकील के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था। दांतो जैकोबिन दल का प्रभावशाली नेता था। उसने कार्दिले क्लब की स्थापना की या उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसे विभिन्न नामों एडलस
और हरक्यूलस आदि के नाम से पुकारा जाता है। दांतो अवसरवादी था, किंतु वह कर्मठ भी बहुत था। दांतो ने राष्ट्रीय सभा के सुधारों को अपर्याप्त बताया। उसने अगस्त 1792 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वह 1792 से 1793 तक फ्रांस की शासन व्यवस्था पर छाया रहा। उसका पेरिस के लोगों पर विशेष प्रभाव था। दांतो ने क्रांति विरोधियों को समाप्त करने के लिए कठोर नीति के पालन को आवश्यक माना। दांतो ने साहस, अधिक साहस और अत्यधिक साहस की नीति द्वारा शत्रु का मुकाबला करने की जोरदार मांग रखी। सितंबर हत्याकांड में दांतो का यह कहना था कि क्रांति विरोधियों को कठोरता के साथ में कुचल दिया जाना चाहिए। दांतो पेरिस कम्यून का प्रभावशाली सदस्य था। दांतो ने कन्वेंशन की आतंकवादी व्यवस्था में भी भाग लिया। वह जनमत को गणतंत्र के प्रति निरंतर जागरूक करता रहता था। वह राजाओं की निरंकुशता के स्थान पर स्वतंत्रता की अल्पकालीन निरंकुशता स्थापित करना चाहता था, किंतु रॉबस्पियर तथा अन्य अनेक नेताओं की भांति दांतो हिंसक नहीं था। रॉबस्पियर उससे घृणा करने लगा था और हमेशा दांतो को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। 6 अप्रैल 1794 को या 1794 को दांतो को गिलोटिन पर चढ़ा दिया, अर्थात उसका सिर काट लिया गया। कैटलबी ने दांतो का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि महान संकट ने उसके अंदर प्रखर शक्ति जागृत कर दी थी। वह शौर्य एवं साहस का प्रतीक मालूम पड़ता था। ऐसे अवसरों पर वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या शत्रु का विनाश करने के लिए किसी भी प्रकार का संकोच या शिथिलता बरते जाने के विरुद्ध था। लेकिन जब संकट समाप्त हो गया तो उसकी प्रेरणा शक्ति भी समाप्त हो गई। वह शिथिल और आलसी बन गया। यह उसकी सर्वोच्चता के लिए घातक सिद्ध हुआ। लास्ट हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान और किसका रहा। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, जिनका समय काल है 1758 से 1794 तक। रॉबस्पियर 6 मई 1758 को फ्रांस के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। रॉबस्पियर ने पेरिस विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की। उसने वकील के रूप में जीविका उपार्जन आरंभ किया। वह अपने मूल स्थान एरेस में बहुत प्रसिद्ध था। वह एरेस के न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुआ। यह क्षेत्र एक बिशप के नियंत्रण में था। रॉबस्पियर रूसो का बड़ा भक्त था। वह रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बाइबिल की तरह से पूजता था। उस पर रूसो की शिक्षाओं का बहुत गहरा प्रभाव था। उसका पक्का विश्वास था कि रूसो की शिक्षाओं से ही फ्रांस का पुनर्निर्माण हो सकता है। रॉबस्पियर ने रूसो से प्रभावित होकर गणतंत्र को फ्रांस के लिए उपयुक्त बताया था। राष्ट्रीय सभा के सदस्य के रूप में उसने प्रजातंत्र के पवित्र सिद्धांतों पर बल दिया। वास्तव में उसने ऐसे गणतंत्र की कल्पना की जिसमें सदाचार और न्याय या वर्च्यू एवं जस्टिस सर्वोपरि हो। रॉबस्पियर यद्यपि आस्तिक विचारों का व्यक्ति था, किंतु चर्च की नीतियों और क्रियाकलापों में उसे कोई आस्था नहीं थी। वह अभ्रष्ट के नाम से भी विख्यात हुआ।
दूसरे शब्दों में रॉब्सपियर पर कोई भी और कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता था। उसका कहना था कि मनुष्य को सदाचार से ही ख्याति मिल सकती है। वह धन एकत्रित किए जाने को सदाचार के मार्ग में बाधा मानता था। 1789 में रॉब्सपियर तृतीय वर्ग का सदस्य चुना गया। वह उस समय के 30 मुख्य उग्रवादियों में प्रमुख था। रॉब्सपियर शीघ्र ही पेरिस की जनता में लोकप्रिय हो गया। 1791 में वह जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता बन गया। नेशनल कन्वेंशन की सरकार में वह एक प्रभावशाली जैकोबिन सदस्य था। क्रांति के आंतरिक और बाह्य शत्रुओं की समाप्ति के लिए उसने एक कठोर रास्ते आतंक के शासन को अपनाया। जब दांतों ने 1794 में आतंक व्यवस्था को अंत करने के लिए कहा तो रॉब्सपियर ने उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया। उसने दांतों पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया। रॉब्सपियर को आतंक का देवदूत कहा जाता था। आतंक व्यवस्था को लागू करने में रॉब्सपियर ने रूसों की शिक्षाओं का गला घोंट दिया। विरोधियों को समाप्त करने के लिए, चाहे वे निर्दोष हों, रॉब्सपियर ने सभी प्रकार के हथकंडे अपनाए। मृत्युदंड, युद्ध, दमन और निरंकुशता का खुले रूप से प्रयोग किया। प्रारंभ में रॉब्सपियर ने इन्हीं दुराक्रमणों का विरोध करके ख्याति प्राप्त की थी। रॉब्सपियर इतना कठोर हो गया था कि उसने 18 जून 1794 को एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिसे प्रेरियल विधि कहते हैं, लॉ ऑफ 22 प्रेरियल, जिसके अनुसार कन्वेंशन के सदस्यों को भी पकड़ा जा सकता था और मृत्यु दंड दिया जा सकता था। रॉब्सपियर से भयभीत होकर कन्वेंशन के सदस्यों ने 27 जुलाई 1794 को उसे गिलोटिन पर चढ़वा दिया, अर्थात उसका गला काट दिया गया। रॉब्सपियर की मृत्यु के साथ ही फ्रांस में आतंक की नृशंस व्यवस्था समाप्त हो गई। इतिहासकार हेज रॉब्सपियर के विषय में कहते हैं कि वह मूलतः काल्पनिक और कुछ सीमा तक पाखंडी और दंभी था। मजदूरों के अधिकारों का पक्का समर्थक होते हुए भी उनकी रुचि के अनुकूल व्यवहार नहीं करता था। वह अंतिम दिनों तक ब्रीचेज और सिल्क के मोजे पहनता रहा था। ये दोनों चीज़ें क्रांतिकारी प्रजा द्वारा कुलीनों के अवशेष के रूप में घृणास्पद मानी जाती थी, किंतु निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो रॉब्सपियर ने जो अमानवीय कृत्य किए उसके लिए अन्य सदस्य भी उत्तरदायी थे। फिर भी रॉब्सपियर का दोष कोई कम दोष नहीं था। थैंक यू वेरी मच।